नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका जो फाइनल टेस्ट 3 देख रहे थे। एक क्लास अपनी 25 क्वेश्चन की हो चुकी है। आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से आगे देखेंगे। 4 क्लास में अपन इस पेपर को पूरा कर लेंगे। उसके बाद में जो कल होने वाला फाइनल टेस्ट 4 है उसके सॉल्यूशन देखेंगे और फिर अपन जो क्लासेस बंद कर देंगे, क्योंकि लास्ट जो 5-10 दिन बचेंगे आपके पास उनमें जो आपको क्लासेस नहीं देखनी है। तो सबसे पहले अपन बात करें जो है आज का पहला क्वेश्चन की, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध अब तक वर्ष 2014 से 25 तक कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किए गए हैं। देखो, वैसे तो आपको अब नई चीज पढ़नी बंद कर देनी चाहिए। हालांकि ये चीजें नई नहीं मानकर आप एक रिवीजन के तौर पर 15-20 मिनट की जो क्लास है उसको देख सकते हैं, कुछ नया याद हो जाए बस आपको। वैसे अब डिटेल से कोई नई चीज नहीं पढ़नी आपको। फिर जो आपके नरेंद्र मोदी जो वर्तमान प्रधानमंत्री आपके, उनके खिलाफ कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव आया है, ये क्वेश्चन आपका पूछा है। तो इसका उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 2 बार। ठीक है, कब कब आया ये चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आजाद भारत के इतिहास में 28 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुके, 28 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुके हैं। ठीक है, जिसमें से सर्वाधिक जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ आए। सर्वाधिक किसके खिलाफ? इंदिरा गांधी के खिलाफ। और कितने आए इंदिरा गांधी के खिलाफ? 15 बार आए। ठीक है, लेकिन एक भी पारित नहीं हुआ, एक भी पारित नहीं हुआ। मतलब आज तक एक भी अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। ठीक है, मोरारजी देसाई है उनके खिलाफ आया था तो उसमें जो है वो पारित हो जाता, लेकिन मोरारजी देसाई ने उससे पहले ही इस्तीफा दे दिया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अंतिम जो आपको मैं बता दूं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है सबसे पहले 2 आए थे। सबसे पहला जो आया था वो आपका 20 जुलाई 2018 को। ठीक है, प्रथम जो कार्यकाल था उसमें, प्रथम कार्यकाल में। फिर दूसरा अविश्वास प्रस्ताव भी जुलाई में आया आपका 26 जुलाई 2023 को, जो है सेकंड आपका कार्यकाल था उसमें। अब ध्यान रख लेना, ये वाला जो है लोकसभा में किसी भी प्रधानमंत्री के विरुद्ध अंतिम आपका अविश्वास प्रस्ताव है। अंतिम अविश्वास प्रस्ताव कब आया? डेट पूछ सकते हैं, 26 जुलाई 2023 को। और ये जो है आपका मणिपुर हिंसा के खिलाफ जो है कांग्रेस के जो है एमपी हैं जिनका नाम है गौरव गोगोई, गौरव गोगोई जो है उन्होंने प्रस्तुत किया था। गौरव गोगोई ने प्रस्तुत किया। ठीक है, मणिपुर हिंसा के खिलाफ, मणिपुर हिंसा के कारण, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव 28 बार आ चुके हैं आज तक। सर्वाधिक इंदिरा गांधी के खिलाफ आए थे। प्रथम आपको बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ आया था। प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ आया था। जो जेबी कृपलानी ने 1963 में आया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अपन बात करें जो इतना कुछ अपने देख लिया, 2 बार इनके खिलाफ आ चुका है। अंतिम डेट याद रखना, जो प्रथम रखना, सर्वाधिक वाला देखना, 28 बार आ चुका है। अब एक होता है विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री खुद लाता है और अविश्वास विपक्ष लाता है। तो विश्वास प्रस्ताव को अलग कलर में लिख देता हूं ताकि मिक्स ना हो जाइए। विश्वास प्रस्ताव की बात करें अपन तो आज तक 12 बार जो है 12 बार विश्वास प्रस्ताव आया है। अंतिम जो विश्वास प्रस्ताव है वो किसके खिलाफ आया है? अंतिम 1980 किसने, कौन लाया है, किस खिलाफ? तो जो है विश्वास आता है अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, जिसमें उनकी सरकार गिर गई थी। ठीक है, तो ये विश्वास प्रस्ताव के बारे में ध्यान रखना है। तो ये उत्तर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है, जो पीएम नरेंद्र मोदी है, इनकी जो पॉलिटिकल बायोग्राफी नाम से जो है ना, पॉलिटिकल बायोग्राफी नाम से जो पुस्तक है, ये इसकी लेखक है आपकी एनडी मेरिनो। ये आपको ध्यान में रखना है। पॉलिटिकल बायोग्राफी नाम से पुस्तक है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी हुई है। इसकी लेखिका कौन है? आपकी एनडी मेरिनो है। तो ये अलग से ध्यान में आपको रखना है। क्वेश्चन नंबर 27, जो भी नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आपके बहुत काम आने वाला चैनल है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर ले। नई सेकंड ग्रेड भर्ती जिसके फॉर्म अभी फिल हो रहे हैं, उसमें आपके लिए एक अलग ग्रुप जो है पैनल के साथ, क्योंकि डिजिटल पैनल अपन ने लगा लिया है। ठीक है, ये सेकंड ग्रेड हो जाए फिर उसको जो अच्छे से करेंगे। हालांकि कुछ क्लासेस अपन ने डाल रखी है उस पर, फिर अपन जो एक अलग लेवल पर जो है सेकंड ग्रेड की तैयारी करेंगे। मैथ की भी तैयारी कराने की कोशिश की जाएगी। जरूर आप जो चैनल को सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदायात्मक दबाव समूह नहीं है? समुदायात्मक दबाव समूह कौन से होते हैं? जो विशेष हितों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। विशेष हितों की पूर्ति के लिए, हितों की
पूर्ति के लिए। ठीक है, इसमें कौन कौन से जो है समूह शामिल होते हैं वो मैं बता दूं। जैसे कोई श्रमिक संगठन है, ठीक है, श्रमिक संगठन इसी के अंतर्गत आता है। समुदायात्मक में कोई आपका श्रमिक के अलावा जो किसान संघ है, कोई भी किसानों का संघ है वो भी इसी में आएगा। ठीक है, स्टूडेंट या फिर हम कह सकते हैं विद्यार्थी जो संगठन है एबीपी वगैरह वो भी इसी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, कोई व्यावसायिक संगठन है, व्यावसायिक, एक मिनट, व्यावसायिक 2 गया लिख दिया, कोई भी व्यावसायिक जो संगठन है वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। तो ऐसे संगठन होते हैं आपके समुदायात्मक। तो सबसे पहले हम बात करें एसोचैम की, इसको डिटेल से अपन पहले देख चुके हैं, वापस मैं बता देता हूं। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1920 में। और ये आपका जो है व्यावसायिक जो है व्यावसायिक दबाव समूह है, व्यावसायिक दबाव समूह। और व्यावसायिक दबाव समूह आपको पता है समुदायात्मक के अंतर्गत आता है। फिर हिंदू मजदूर सभा, ये समाजवादी पार्टी का है। किसका? समाजवादी पार्टी का। एक क्या है आपका? श्रमिक संघ है, और श्रमिक संघ हो गया मतलब ये भी समुदायात्मक होगा। फिर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI, और ये CPI से संबंधित है, जो CPI पार्टी से संबंधित है। और ये आपका क्या हो गया? विद्यार्थी संगठन हो गया, तो यही समुदायात्मक हो गया। तो बच गया कौन? आपका मारवाड़ी एसोसिएशन। ये नहीं है, ये आपका जो है कौन सा हो गया? मारवाड़ी जो एसोसिएशन है, ये जातीय समूह हो गया। ठीक है, अब कोई भी जातीय समूह है, धार्मिक समूह है, ठीक है, ये सारे जो है ना, या जो भाषाई समूह, ये सारे आपके आते हैं किसके अंतर्गत? ये सारे आते हैं आपके असमुदायात्मक के अंतर्गत, असमुदायात्मक के अंतर्गत। उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। भारत आदिवासी पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी देखो जो है राजस्थान में है, इसके अलावा जो है ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में भी है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिया है उसमें जो है राजस्थान से इसको मैच कर दें आप। ठीक है, और इसका जो अपने चुनाव चिन्ह है वो है हॉकी स्टिक। हॉकी स्टिक जो है आपकी वो इसका चुनाव चिन्ह है। ठीक, फिर बात करते हैं अपन कलर चेंज करके, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, और ये पार्टी जो है आपकी केरल में है। ठीक है, इसका जो केरल में जो ये पार्टी है, जो रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, इसका आपका चुनाव चिन्ह है फावड़ा व बेलचा, फावड़ा व बेलचा। और इसकी स्थापना जो है आपकी 1940 में हुई थी। ठीक है, फिर वापस कलर चेंज करते हैं अगले के लिए, क्योंकि अलग अलग कलर में मैच कर देते हैं। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, और ये महाराष्ट्र में ना होकर गोवा में है, ध्यान रख लेना। तो महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी गोवा में है, और इसके बारे में आपको जो ध्यान में रखना है, इसका जो चुनाव चिन्ह आपका वो है शेर, और ये 1963 में बनी थी। ठीक है, फिर जो आपकी आती है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, और ये आपकी महाराष्ट्र में है, और इसका चुनाव चिन्ह घड़ी है, और इसका जो है स्थापना है 1999 में हुई है। तो जो जिस कलर से सुमेलित है उससे जो है आपका लिखा हुआ है। भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान में हॉकी स्टिक, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी केरल में फावड़ा व बेलचा, 1940 में महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी गोवा में शेर, और 1963 नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में घड़ी, चुनाव चिन्ह 1999 में यह बनी थी। फिर भारत शासन अधिनियम 1919 के अनुसार काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको राज्य परिषद कहते थे, देखो ये सारी चीजें मैं करवा चुका आपको, और मैं ये भी गारंटी देता हूं आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके जीके के जो 4 पेपर होने वाले उसमें फुल क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पिछली बार भी आए थे और इस बार भी आएंगे। और प्लेलिस्ट जो है कलाम वाली जो है मैंने 2 बना रखी है, एक संस्कृत डिपार्टमेंट वाली और एक ये। अगर ये दोनों क्लासेस अगर आपने अच्छे से देखी है तो आप, मैं गारंटी देता हूं इतने ज्यादा क्वेश्चन आप कवर करोगे। ऐसा नहीं कि 2 4 5, बहुत ज्यादा, और उनको मैं सबूत के साथ आपको दिखाऊंगा भी। भारत शासन अधिनियम 1919 के अनुसार काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको राज्य परिषद कहते हैं, में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट में पूछा है, तो आपको ध्यान में रखना है काउंसिल ऑफ स्टेट जो है आपकी, इसमें आपके कुल 60 सदस्य थे। 60 में से 30 निर्वाचित थे। 1919 की बात हो रही है, और बच गए आपके कौन से 30? तो आपके क्या, सॉरी 33 निर्वाचित, 30 नहीं, हटा देता हूं इसको, 1 मिनट, 33 तो निर्वाचित थे, तो बच गया कौन? 27 क्या थे? मनोनीत थे। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। एक होती है आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, और लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इसको विधानसभा कहते थे। क्या कहते थे? विधानसभा। इसमें टोटल 145 सदस्य थे, और इन 145 सदस्य में से कितने आपके जो है 145 में से लगभग जो है आपके कितने के आसपास जो है 41 तो थे मनोनीत, 41 तो थे मनोनीत,
और बच गए कितने 105, ये थे आपके निर्वाचित। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 145 में से 41 मनोनीत, 105 निर्वाचित और राज्य परिषद में 60 में से 33 निर्वाचित और 27 मनोनीत। तो इसका उत्तर अपने राज्य परिषद में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 30, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्रांतीय सूची से संबंधित नहीं था। हमेशा ध्यान रख लेना, जो सबसे पहले तो भारत शासन अधिनियम जो है 1935 की 7वीं अनुसूची में जो है तीनों सूचियों का बंटवारा किया गया और प्रांतीय सूची जो है आपका, इसमें जो है आपको खुद को ध्यान रखना, अभी जो राज्य सूची होती है वही प्रांतीय सूची होती है। एक उस समय जो केंद्रीय सूची जो होती थी, तो केंद्रीय सूची का एक चीज देखो दिमाग में आप खुद ध्यान रखो, केंद्रीय सूची में कौन होंगे, जो वर्तमान में कौन से हैं हाई लेवल के, कोई एक वित्त से संबंधित होगा, ठीक है, सेना से संबंधित अगर कोई होगा, ये चीजें आपकी, या फिर जो आपका हम कह सकते हैं कोई बैंकिंग तो वैसे वित्त में आ जाती है, या फिर जो आपका जनगणना से संबंधित होगा, ठीक है, संपत्ति से संबंधित होगा। तो ये सारी चीजें आपको पता केंद्रीय सूची में होगी, ठीक है, रक्षा से संबंधित होगा, कारण कि जो है बड़ी बड़ी चीजें केंद्र अपने पास रखना चाहता है। तो जनगणना ये आपकी केंद्र की है बिल्कुल। नौवहन, नौवहन क्या है, युद्ध से संबंधित हो गया। नौवहन जो होता है आपका, जो नावें या जो बड़े बड़े जहाज होते हैं उनसे व्यापार जो चलता है, ये एक प्रकार से वित्त से संबंधित हो गया। तो ये भी आपका केंद्रीय सूची का था। संपत्ति हस्तांतरण, तो संपत्ति से या वित्त से संबंधित सारे केंद्र के पास रहेंगे। तो स्थानीय स्वशासन आपका प्रांतीय विषय हो जाएगा। इतने याद नहीं रहते विषय, इसलिए आपको ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगा कि यूज लेना दिमाग का। स्थानीय स्वशासन जो है आज भी राज्य सूची में और उस टाइम भी राज्य सूची में ही था या प्रांतीय सूची था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत ने चक्रवात मोर्चा से प्रभावित किस देश के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया था। तो जो आपका ध्यान रख लेना, मोर्चा जो चक्रवात है आपका, ये जो है बंगाल की खाड़ी में आया था। किसमें, बंगाल की खाड़ी में। और बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर का भाग है, आपको पता ही है, हिंद महासागर का भाग है ये। तो ये जो है आपका ऑपरेशन करुणा जो है वो म्यांमार जो है आपका, पहले बर्मा कहते थे इसको, म्यांमार में जो है मैं से म्यांमार और मैं से मोर्चा जो है आपका चक्रवात आया था। उत्तर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का जियो हेरिटेज साइट स्थल नहीं है। ये वैसे आपका जो पर्यटन जो टॉपिक है वहां से ये पूछा है, हालांकि कुछ ज्यादा ही लेवल का क्वेश्चन ये है, क्योंकि राजस्थान में जो है आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको GSI कहते हैं, इन्होंने 12 स्थलों को जो है क्या नाम, 12 स्थलों को क्या बताया है, जियो हेरिटेज साइट बताया राजस्थान की, ठीक है। इसमें देखो आपका ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट सातुर है, स्ट्रेमोलाइट जो आपकी भोजुंडा चित्तौड़गढ़ है बिल्कुल, ठीक है। बड़ोपाल जो मुंडा डोबरी हनुमानगढ़ है ये इसमें शामिल नहीं है। और गोसाग, राजपुरा, दरीबा, राजसमंद है। ये इतना 12 स्थल आपको इतने इजीली याद नहीं होंगे और क्वेश्चन आने के चांस बहुत जो है ना के बराबर रहते हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा जो पता होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जावर फर्स्ट और सेकंड, अगर जो आपको ध्यान में रखना है, वैसे दोनों को साथ में किया था। रामगढ़ जो क्रेटर है आपका, ये जो है फर्स्ट जो है, दोनों को फर्स्ट मान सकते हो। इनको जियो हेरिटेज साइट 2016 में घोषित किया था। और एक अंतिम ध्यान में रख लेना, नेफेलाइड साइनाइड, और ये आपका किशनगढ़ अजमेर में है, किशनगढ़ अजमेर में अंतिम ये है, ये 12th नंबर की है। तो ये चीज ध्यान रख सकते हो कि जावर जो उदयपुर में ये प्रथम, और रामगढ़ क्रेटर जो है आपका 12 के आसपास है, इसको भी फर्स्ट मान सकते हो क्योंकि इन दोनों को 2016 में जो है घोषित किया था। और अंतिम जो है 12वीं आपके नेफेलाइड जो आपके साइनाइड है किशनगढ़ अजमेर में। तो ये सारी याद रखना थोड़ा मुश्किल होगा, ऐसे जो अपने को जो है याद रखनी, क्योंकि ये टूरिज्म जो टॉपिक है वहां से आया हुआ क्वेश्चन। फिर निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन का कौन सा उपप्रकार नहीं है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले ये उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है, इनको मानसूनी वन भी कहते हैं। कौन सा वन भी कहते हैं, मानसूनी वन भी कहते हैं इनको, ठीक है। अब इसके उप प्रकार कौन कौन से, तो इसका उप प्रकार आपका उप उष्ण पर्वतीय वन, तो ये तो नहीं है। धोकड़ा वन है बिल्कुल, मिश्रित पर्णपाती वन भी कहते हैं बिल्कुल, शुष्क सागवान वन भी कहते हैं। सबसे पहले मैं बात बता दूं, ये 50 से 100 सेंटीमीटर जो है वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और इसका मतलब हो गया ये दक्षिणी राजस्थान और प्लस में हाड़ौती का जो भाग है वहां ये पाए जाते हैं, हाड़ौती में, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, बस जहां पर जो वृक्ष पाए जाते हैं उनके नाम पर इसके अलग अलग जो है उपनाम है। और उप प्रकार क्या हो सकता है, खेर वन भी कहते हैं इनको,
बांस वन भी कहते हैं इनको, ठीक है, बबूल वन भी कहते हैं इनको, पलास वन भी कहते हैं, क्योंकि ये वहां पाए जाते हैं बस, और कुछ भी नहीं है इनमें। सालर वन भी कहते हैं इनको। तो ये उपनाम है इनके। तो ये क्वेश्चन जो है इजी क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, बी सी डी जो है इसका उत्तर हो जाएगा केवल बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा जो है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 के अनुसार सही आरोही यानी कि क्या हो गया जो है बढ़ता क्रम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका ध्यान में रखना है। आरोही मतलब बढ़ता क्रम है किसका? दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर का। तो भारत की राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर जो आपकी 21.3% रही थी, ठीक है। सर्वाधिक की बात करें तो बाड़मेर, फिर आता है आपका जैसलमेर, फिर आता है जोधपुर, फिर आता है आपका जोधपुर के बाद में बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के बाद में आता है जयपुर और जालोर। दोनों की बराबर रही थी, ठीक है, इन दोनों की बराबर। और ये जो है 30+ जिले, 30% से ऊपर वाले दो ही जिले हैं, बाड़मेर और जैसलमेर। न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम की, तो न्यूनतम आपकी रही थी गंगानगर जो मात्र 10% थी, और गंगानगर के बाद में झुंझुनू, और झुंझुनू के बाद में पाली, और पाली के बाद में भी अगर याद रखना चाहो तो बूंदी। ये न्यूनतम वाले थे, ठीक है। अब यहां पर पूछा आरोही मतलब बढ़ता क्रम बताना है कि सबसे कम फिर बढ़ता बढ़ता बढ़ता। जोधपुर, जोधपुर से कम क्या बांसवाड़ा की है, ठीक है। तो बढ़ता क्रम बताना था, जोधपुर से कम बांसवाड़ा की है, बढ़ी हुई नहीं है, तो ये उत्तर गलत हो गया। जयपुर, ये रहा जयपुर, जयपुर से ज्यादा बांसवाड़ा की है, बिल्कुल बढ़ता क्रम। बांसवाड़ा से ज्यादा जोधपुर की है, बिल्कुल, तो उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये आरोही और अवरोही का ध्यान रख लेना, अवरोही मतलब घटता, आरोही मतलब बढ़ता क्रम, ठीक है। जयपुर, जयपुर से ज्यादा जोधपुर की है, लेकिन जोधपुर से ज्यादा बांसवाड़ा की नहीं है, कैंसिल। बांसवाड़ा से ज्यादा जयपुर की नहीं है, कैंसिल। तो उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। घटता क्रम पूछता तो अलग उत्तर होता, बढ़ते क्रम में अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, पश्चिमी गंगानगर, उत्तर पूर्वी जैसलमेर और पश्चिमी बीकानेर जिलों में गोवंश की कौन सी नस्ल सामान्यतः पाई जाती है? तो इस क्षेत्र में जो है राठी नस्ल पाई जाती है। कौन सी? राठी। मालवी, मालवी हाड़ौती के पठार के आसपास पाई जाती है, ठीक है। सांचौरी जालौर में पाई जाती है, और गिर नस्ल जो आपकी ये पाई जाती है अजमेर और भीलवाड़ा में, अजमेर और भीलवाड़ा में। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 राठी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन से सही सुमेलित है? सबसे पहले माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र में अचलगढ़ शिखर है, बिल्कुल। जसवंतपुरा की पहाड़ी में जो डोरा पर्वत है, बिल्कुल, ये जालौर में स्थित है, तो ये भी सही है। सिवाना जो पहाड़ी है उसमें नाकोड़ा जो है प्रमुख शिखर है, बिल्कुल, और जालौर की पहाड़ियों में जो है रोजा बाकर प्रमुख है, बिल्कुल। तो चारों के चारों सही है, तो उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ए बी सी डी चारों सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, और ये मैं आपको लगभग 3-4 बार करवा चुका है इस बार। इधर जो है जलवायु प्रदेश, इधर कोपेन का वर्गीकरण दिया हुआ है, और आपको पता ही है, वापस जो नए स्टूडेंट है उनको मैं बता दूं, इस प्रकार से राजस्थान का मैप बनाते हैं अपन रफली, ठीक है। यहाँ पर जो आपका ऊपर है शुष्क वाला, वो है आपका BWHW। इसके नीचे जो आपका अरावली और जो है इनके बीच में वो है BSSW, स्टेपी तुल्य। ये मैं कल परसों ही करवा के आया हूं आपको। और ये वाला है, ये कहते हैं CWG, और ये आता है AW, ठीक है। तो AW आ जाएगा आपका कौन सा? उप आर्द्र। कौन सा आ जाएगा? उप आर्द्र। तो AW में उप आर्द्र आ जाएगा, तो सबसे पहले आता है आपका AW आ जाएगा उप आर्द्र, ठीक है। पहले से जो है, सॉरी, उप आर्द्र में ये आ जाएगा, ठीक है। AW तो अति आर्द्र में आता है, 1 मिनट, ठीक है। AW जो है आपका, AW आता है अति आर्द्र में, अति आर्द्र में, ठीक है। या उपाद्र में आ जाएगा CWG जो मैदानी भाग है। उष्णकटिबंधीय शुष्क, शुष्क होते हैं आपके जो है बीकानेर के आस, जो है जैसलमेर वाला है BWSW। और अर्ध शुष्क या स्टेपी तुल्य, ये बात मैं पहले बता चुका, अर्ध शुष्क या स्टेपी तुल्य, ये कौन सा हो जाएगा? BSHW, ठीक है। और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र या अति आर्द्र, दोनों शब्द यूज ले सकते हैं, आर्द्र या अति आर्द्र, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अलग अलग कलर में लिख देता हूं। उपाद्र, उपाद्र हो जाएगा आपका CWG, ठीक है। फिर बात करें अपन उष्ण कटिबंधीय शुष्क की, तो शुष्क हो जाएगा BWHW। फिर अपन बात कर लेते हैं स्टेपी या अर्ध शुष्क की, तो S वाला आ जाएगा BSHW। फिर अपन बात कर ले इसकी लास्ट वाले की, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, तो ये हो जाएगा AW। आर्द्र या अति आर्द्र में भी आ सकता है ये। आर्द्र उपाद्र, उपाद्र आर्द्र से छोटा होता है, अति आर्द्र आर्द्र से बड़ा होता है। तो जो जिस कलर में लिखा हुआ है उससे सुमेलित है।
क्वेश्चन नंबर 38, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित नदियों में जल ग्रहण क्षेत्र का सही अवरोही यानी कि घटता क्रम बताओ। जल ग्रहण क्षेत्र का, अब देखो ये राजस्थान के संदर्भ में पूछा हुआ गया क्वेश्चन है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो जल ग्रहण वाली नदी है वो आपकी बनास नदी है, तो ए इसमें आएगा। बनास के बाद में लूणी है, लूणी के बाद में चंबल है, और चंबल के बाद में बाण गंगा व गंभीरी नदी है। डी आ जाएगा लास्ट में, एक मिनट, लास्ट में डी। तो एससीबीडी कौन से, ऑप्शन नंबर 1 में ये उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, वैसे सबसे ज्यादा जो है जल ग्रहण किसका है, चंबल का, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान में किसका है, तो राजस्थान में बनास नदी का सबसे ज्यादा, फिर लूणी का, फिर चंबल आती है, फिर बाण गंगा व गंभीरी। क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान का सेकंड ए कृषि जलवायु प्रदेश निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है। सेकंड ए, तो सेकंड ए जो है आपका वो ऑप्शन नंबर 3 को दर्शाता है, अंत प्रवाह शुष्क प्रदेश, और ये आपका नागौर, झुंझुनू, सिक्कर, चूरू को ध्यान रख लेना। चूरू 2 में आता है, एक तो इसमें आता है और आंशिक रूप से एक और आता है वो मैं बताऊंगा, और चूरू के अलावा डीडवाना, कुचामन। ठीक है, चूरू एक आता है फर्स्ट सी में, कुछ भाग चूरू का फर्स्ट सी में आता है। ये नवीनतम जो है जलवायु प्रदेश है, और प्लस में सबसे बड़ा भी है, सबसे बड़ा। ये चीजें मैं बहुत अच्छे तरीके से करवा चुका, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, इसमें जो है आपका जैसलमेर आता है, चूरू का कुछ भाग आता है आंशिक रूप से, और बीकानेर आता है। ये आपको ध्यान में रखना है, सबसे बड़ा है ये। फिर अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान किसको कहते हैं, तो अर्ध शुष्क जो पूर्वी मैदान है आपका, इसमें जो है कौन कौन से आ जाएंगे। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में आपका जो है लगभग जो थर्ड ए वाले जो भाग हैं वो आ जाएंगे। थर्ड ए में ए फॉर अजमेर आता है, अजमेर के बाद में जयपुर आएगा, तो साथ में टोंक को भी लाएगा, टोंक आएगा तो साथ में भीलवाड़ा भी आएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आर्द्र दक्षिणी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान को फोर्थ बी कहते हैं, सबसे छोटा ये। ठीक है, सबसे छोटा दक्षिणी मैदान का पता चल गया, सबसे जो है नीचे वाला। शुष्क पश्चिमी मैदान ये होता है फर्स्ट ए, और फर्स्ट ए में आता है जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर और फलोदी। बाकी जो है 10 भागों में बांटा हुआ है टोटल, वो 10 अपन देख चुके हैं पहले, तो ज्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा जो एक ऊनी वस्त्र मिल का केंद्र नहीं है। देखो जोधपुर ऊनी वस्त्र से संबंधित है बिल्कुल, और ऊनी वस्त्र में यहां पर ध्यान में रख लेना, जोधपुर में केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड यहीं पर ही है, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में है। ठीक है, लाडनू और चूरू दोनों के अंदर आपका ध्यान में रखना है कौन सी, वस्टर्ड स्पिनिंग मिल है दोनों में, तो ये संबंधित है, हनुमानगढ़ संबंधित नहीं है। सबसे बड़ी ऊन मंडी, सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर है आपकी, बीकानेर में। ठीक है, अब ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, और ये आपकी बीकानेर में है। एक है ऊन अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान कहां पर होता है, विश्लेषण कहां पर होता है, अलग है। ऊन अनुसंधान जो केंद्र आपका ये जयपुर में है, कहां पर है, जयपुर में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हनुमानगढ़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में एसटी जनजाति जो आपकी अनुसूचित जनजाति है आपकी, उस जनसंख्या का कितना प्रतिशत नगरीय क्षेत्र में निवास करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3.5। वैसे 3.2 होना था इसका उत्तर, लेकिन 3.5 होगा। और राजस्थान में एसटी जनसंख्या टोटल जनसंख्या का 13.5% है। ठीक है, जिसमें से शहरी जनसंख्या का 3.2% है आपका, और बाकी जो है आपका ग्रामीण जनसंख्या का है, तो ये आपको ध्यान में रखना। 13.3 कुल जो है आपकी, ठीक है, और शहरी नगरीय क्षेत्र में 3.5 निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण यानी कि ऊपर से नीचे की ओर व्यवस्थित क्रम में लिखो। नल्ला मलाई की पहाड़ी जो है आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में, आपको खुद को पता चल जाएगा। जवादी या जावादी जो पहाड़ियां आपकी, ये आपकी है तमिलनाडु में। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियां ये तमिल प्लस केरल प्लस कर्नाटक तीनों में ही आती है। ठीक है, अन्नामलाई केरल में मुख्यतः, वैसे केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है, तो सबसे दक्षिण में यह है और सबसे उत्तर में ये, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। डायरेक्ट याद कर लेना, और कौन सी कहां पर है ये भी याद कर लेना आप अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करो और सत्य बताओ।
चेन्नई तट वर्षा ऋतु के दौरान शुष्क रहता है। बिल्कुल, बारिश के समय चेन्नई और तमिलनाडु में बारिश कम होती है, और अपन पहले चर्चा कर चुके, वापस बता देता हूं, तमिलनाडु में लौटते मानसून से बारिश होती है, लौटते हुए मानसून से बारिश होती है, और इस मानसून को कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, सर्वाधिक बारिश होती है इससे। ठीक है, फिर ये तो बात बिल्कुल सही है। फिर पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग वर्षित छाया क्षेत्र में स्थित है, तो ये गलत है, ये भारत है, ये इसका पश्चिमी घाट है, और पश्चिमी घाट जो है इस साइड पूर्व दिशा होती है, तो पश्चिमी घाट का जो है पूर्वी भाग जो है वर्षित छाया क्षेत्र में आता है। कौन सा भाग है? पूर्वी भाग, तो ये गलत हो गया। फिर दक्षिण पश्चिमी मानसून से होने वाली वर्षा मौसमी वर्षा है, बिल्कुल ये मौसमी वर्षा, तो ए सी सही है, बी गलत है, उत्तर हो जाएगा ए व सी सही, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 44वां क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से सह्याद्री के पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उपयुक्त समुच्चय कौन सा है? सह्याद्री की पश्चिम की ओर, मतलब सह्याद्री कौन से तट इसको कहते हैं? सह्याद्री मतलब पश्चिमी घाट जो है आपके पश्चिम में तटीय भाग को क्या कहते हैं? तटीय भाग को सह्याद्री कहते हैं। और सह्याद्री के पश्चिम में कौन कौन सी नदियां बहती है ये पूछा है, तो सह्याद्री के पश्चिम में नदियां बहती है आपकी, ऑप्शन नंबर जो है कौन सा हो जाएगा? 2, पेरियार नदी केरल की सबसे लंबी नदी है, पहले ही बता चुका मैं। शरावती नदी कर्नाटक, और इस पर जोग जलप्रपात है आपका, जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा। ठीक है, मांडवी नदी गोवा में, कहां पर है? गोवा में। तो ये सारी की सारी नदियां पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिमी घाट से। क्वेश्चन नंबर 45, ये बात भी अपन पहले ही कर चुके हैं। 45वें क्वेश्चन वाली, मैग्नेलिया, लॉरेल और वेटल और सिनकोना वृक्ष निम्न में से कौन से वृक्षों में पाए जाते हैं? तो ये आपके पर्वतीय वनों में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी अपन अपनी क्लासों में चर्चा कर चुके हैं। जो नए स्टूडेंट हैं वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, वरना नेक्स्ट भर्ती वाले जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक मिनट, 46वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जल विद्युत परियोजना और अवस्थिति में कौन सा सुमेलित है? उमियाम जो परियोजना है वो असम में ना होकर मेघालय में, हालांकि कलाम ने इसको सही माना है, लेकिन मेरा इसमें उत्तर मेघालय माना गया। तो आप बताना, कलाम ने इसको सही माना कि ये सही सुमेलित है, लेकिन असम नहीं होगा, मेरे हिसाब से ये गलत है, उत्तर इसका मेघालय होना चाहिए। ठीक है, नाथपा झाकरी परियोजना ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, ये तो गलत है। कोयना परियोजना कर्नाटक में ना होकर कहां पर है? कोयना परियोजना है महाराष्ट्र में। ठीक है, और उकाई परियोजना महाराष्ट्र में ना होकर गुजरात में है, और उकाई परियोजना आपको पता ही है ताप्ती नदी पर है। कौन सी? ताप्ती नदी पर। तो ये आपको ध्यान में रखना। मेरे हिसाब से चारों इसमें के गलत थे, लेकिन उसने उत्तर एक माना, लेकिन मेघालय इसका उत्तर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से जो है स्थलाकृति और अवस्थिति के संबंध में कौन सा असम्मिलित युग्म है? एकांकगुआ शिखर पहला ही गलत हो गया, ये अर्जेंटीना में है। ठीक है, और अर्जेंटीना जो आपकी, ठीक है, एकांकगुआ जो आपकी कहां पर है? अर्जेंटीना में, और अर्जेंटीना आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। तो ये पहला ही क्या हो गया? असम्मिलित हो गया। बाकी मेस्टा पठार यूरोप में, सेरेनेगेटी मैदान अफ्रीका में, और गिब्सन डेजर्ट कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से अटलांटिक महासागर में स्थित गर्त या खाई कौन सी नहीं है? प्यूर्टोरिको जो गर्त है वो अटलांटिक महासागर में है। रोमनेचे जो है वो भी अटलांटिक महासागर में है। दक्षिणी सैंडविच भी अटलांटिक में। एलुसियन जो है आपका उत्तरी प्रशांत महासागर में है, उत्तरी प्रशांत महासागर। ठीक है, उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? सबसे पहले जो है इस पर हस्ताक्षर कब हुए? हस्ताक्षर 1987 में हुए। ठीक है, और ये आपका पटना ही कनाडा में हुआ था, और 1989 में जो है ये प्रोटोकॉल क्या हुआ? लागू हुआ। ठीक है, और ये ओजोन हास से संबंधित है। किससे? ओजोन क्षरण या हास है। और आज का लास्ट क्वेश्चन ये भी मैं पहले करवा चुका। विश्व की आधी से अधिक जो है जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो आधी से अधिक जनसंख्या आपकी 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश में निवास करती है। ये एकदम अच्छे से मैं बता चुका पहले। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।